इस अंधेरे दौर की शुरुआत होती है साल 1910 से। अब ये वो दौर था जब कोरिया का अस्तित्व खतरे में था। जापान ने कोरियन पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया था और अगले 35 सालों तक जापान ने कोरिया के लोगों को गुलामों की तरह रखा। उनकी जमीनें छीन ली गईं, उनसे जबरदस्ती मजदूरी कराई गई, उनकी भाषा, कल्चर और पहचान को मिटाने की बेहद क्रूर कोशिशें की गईं। इसी जुल्म के बीच 1930 के दशक में मंचूरिया के बर्फीले जंगल में एक गुरिल्ला योद्धा ने जापानी सेना के खिलाफ हथियार उठाया। उसका नाम था किम इल संग। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर जापानियों के खिलाफ एक लंबा और हिंसक संघर्ष छेड़ा और यही वो शख्स था जो आगे चलकर किम वंश की नींव रखने वाला था। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो जापान की हार हुई और कोरिया आजाद हुआ। लेकिन ये आजादी अपने साथ एक अभिशाप लेकर आई, बंटवारा। ग्लोबल पावर्स ने देश को दो हिस्सों में चीर दिया। 38 पैरेलल लाइन ने एक मुल्क के दो टुकड़े कर दिए। साउथ में अमेरिका समर्थित बना साउथ कोरिया और नॉर्थ में सोवियत यूनियन के समर्थन से जन्म हुआ नॉर्थ कोरिया का। किम इल संग ने नॉर्थ कोरिया की सत्ता संभाली, लेकिन सिर्फ सत्ता काफी नहीं थी। उसे जनता की नजरों में अमर होना था। अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए उसने एक झूठ की बुनियाद रचनी शुरू कर दी, जिसे आज पैग टू ब्लड लाइन कहा जाता है। मशहूर लेखिका एन्ना फीफील्ड ने अपनी किताब द ग्रेट सक्सेसर में इसका जिक्र किया है कि कैसे ये झूठ फैलाया गया। किम ने बहुत ही अच्छे से इस बात का प्रचार प्रसार किया कि उसका परिवार पवित्र पाइटू पर्वत से आया हुआ है, जहां प्राचीन कोरियन राजाओं का जन्म हुआ था। और एक अजीब सी कहानी गढ़ी गई कि जब किंग के बेटे किम जोंग इल का जन्म हुआ तो आसमान में 2 इंद्रधनुष निकले और एक सितारा चमकने लगा। तो कुल मिलाकर इसका मकसद साफ था कि जनता उन्हें सिर्फ नेता ना माने बल्कि देवता माने। 1994 में किम इल संग के मौत के बाद गद्दी उनके बेटे किम जोंग इल को मिली। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पहला कम्युनिस्ट वंशवाद था जहां सत्ता डीएनए से तय होती थी। इसी तानाशाही परिवार में 8 जनवरी 1984 को एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया किम जोंग उन। उसका बचपन किसी रहस्य से कम नहीं था। एक तरफ 90 के दशक में नॉर्थ कोरिया भयानक अकाल से जूझ रहा था, जब लोगों के पास पैसे नहीं थे। हालत ऐसी थी कि घास और पेड़ों की छाल खाकर जिंदा रहने को मजबूर थे। वहीं दूसरी तरफ नन्हा किम जोंग उन प्योंगयांग के आलीशान महलों में महंगे विदेशी खिलौनों से खेल रहा था, लेकिन उसकी किस्मत उसे उस बंद देश से दूर ले जाने वाली थी। साल 1996 महज 12 साल की उम्र में किंग को वेस्टर्न वर्ल्ड को समझने के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया गया। वहां उसे एक जाली पहचान दी गई। पासपोर्ट पर नाम था पाक उन और पहचान बताई गई नॉर्थ कोरियन एम्बेसी के एक कर्मचारी का बेटा है। वाओ, सो टॉप्स इज करीना's choice। एक्चुअली मेरी ही नहीं। आधी रात है। स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में वो एक आम रईस बच्चे की तरह रहता था। उसे बास्केटबॉल का जुनून था। वो घंटों कोर्ट पर पसीना बहाता, शिकागो बुल्स की जर्सी पहनता और अपने जूतों के कलेक्शंस पर गर्व करता। उसके क्लासमेट्स को कभी भनक तक नहीं लगी कि उसके साथ लंच करने वाला वो शर्मीला सा लड़का फ्यूचर का सबसे खतरनाक तानाशाह बनने वाला है। वहां उसने डेमोक्रेसी देखी, आजादी देखी, एक नई दुनिया देखी। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब साल 2001 में जैसे ही उसकी 9th क्लास कंप्लीट हुई, उसके पिता ने उसे अचानक से वापस नॉर्थ कोरिया बुला लिया। अब वापस बुलाने का मकसद उसे आजादी देना नहीं था, बल्कि उसे शासन करने के लिए तैयार करना था। वापस आते ही उसे किम इल संग मिलिट्री यूनिवर्सिटी में डाल दिया गया ताकि वो सेना और राजनीति के दांव पेच सीख सके और समझ सके कि सत्ता को कैसे कंट्रोल किया जाता है। दरअसल अधिकार की दौड़ में वो अकेला नहीं था। यहां पे उसके 2 भाई और थे। सबसे बड़ा भाई किम जोंग नाम, जो कभी पिता का लाडला था, वो पिता की नजरों से गिर चुका था। वजह थी वो फर्जी पासपोर्ट पर जापान के डिज्नीलैंड जाते हुए पकड़ा गया था, जिसने पूरे परिवार की नाक कटवा दी थी। दूसरा भाई किम जोंग चुल, जो पिता को बहुत नरम दिल और कमजोर लगता था।
जो देश को संभालने के लायक नहीं लगता था। बचा यहां पे सबसे छोटा बेटा किम जोंग उन। किम जोंग उन में उसके पिता को वो क्रूरता, वो जिद, वो महत्वाकांक्षा दिखी जिसकी उन्हें तलाश थी। नॉर्थ कोरिया के सरकारी टीवी पर एक एंकर काले कपड़ों में रोते हुए खबर पढ़ रही थी, प्रिय नेता किम जोंग इल अब नहीं रहे। उनकी मौत ट्रेन में हार्ट अटैक की वजह से हो गई थी। महज 27 साल की उम्र में बिना किसी अनुभव के किम जोंग उन अब सुप्रीम लीडर था। दुनिया को लगा कि विदेशी शिक्षा प्राप्त ये युवा शायद देश में सुधार लाएगा, शायद वो अपने देश के दरवाजे खोलेगा। लेकिन किम ने सुधार नहीं बल्कि सफाई यानी कि पर चुनी। सत्ता संभालते ही उसे लगा कि पिता के पुराने जनरल्स और वफादार उसे गंभीरता से नहीं ले रहे। उसे अपनी ताकत दिखानी थी, और तानाशाही में ताकत दिखाने का एक ही तरीका होता है, खौफ। साल 2012 सबसे पहला शिकार बने सेना प्रमुख री योंग हो। एक दिन अचानक से खबर आई कि वो बीमार हैं और अगले ही पल वो गायब हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें गोली मार दी गई। किम ने अपने ही सगे फूफा और पॉलिटिकल गुरु जैंग सोंग थाई को निशाना बनाया। अब जैंग को सरकार का नंबर 2 आदमी माना जाता था, जो किम जोंग उन के बाद सबसे बड़े ओहदे पे था। वो चाइना के साथ रिश्तों के प्रमुख थे। एक पार्टी मीटिंग के दौरान लाइव टीवी पर सैनिकों ने इस बुजुर्ग नेता को कुर्सी से घसीट कर बाहर निकाला। उन पर राजद्रोह और भ्रष्टाचार का आरोप लगा, लेकिन सजा ऐसी थी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्हें एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के सामने सबसे पहले खड़ा कर दिया गया और फिर उड़ा दिया गया, ताकि उनके शरीर का कोई नामो निशान न बचे। ये किम का अपनी ही फैमिली और पूरी एलीट क्लास को स्पष्ट संदेश था, मेरे खून का रिश्ता भी तुम्हें बचा नहीं सकता। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मारा जाएगा। तानाशाह के महलों में जहां खून की नदियां बह रही थीं, वहीं सड़कों पर आम जनता एक खामोश मौत मर रही थी। किम जोंग उन ने पूरे देश को एक खुली जेल में बदल दिया। यहां इनमिन बर्न नाम का एक सिस्टम काम करता है, यानी कि हर 25-50 घरों पर एक मुखिया होता है, जिसका काम सिर्फ अपने पड़ोसियों की जासूसी करना होता है। आपके घर में कौन आया, आपने रात को क्या बात की, क्या आपने विदेशी रेडियो सुना। अगर कोई गलती पकड़ी जाती है तो सजा सिर्फ उसे नहीं मिलती, यहां 3 पीढ़ियों की सजा का नियम है। अगर आप भागने की कोशिश करते हैं तो आपके बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चों को भी लेबर कैंप में सड़ा दिया जाएगा। लेकिन यह क्रूरता सिर्फ अपने नागरिकों तक सीमित नहीं है। इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण है ओटो वॉम्बियर की कहानी। साल 2015 21 साल का अमेरिकन स्टूडेंट ओटो वॉम्बियर, जो कि एडवेंचर का शौकीन था, एक टूर ग्रुप के साथ में नॉर्थ कोरिया पहुंचा। प्योंगयांग के यांगाक्डो इंटरनेशनल होटल में उसने एक ऐसी गलती कर दी जो उसकी मौत का फरमान बन गई। उसने होटल के एक रिस्ट्रिक्टेड गलियारे से किम जोंग इल के नाम वाला एक प्रोपेगेंडा पोस्टर उतारने की कोशिश की। शायद वो इसे एक सोवेनियर के रूप में घर ले जाना चाहता था। लेकिन प्योंगयांग की दीवारों के भी कान नहीं बल्कि आंखें होती हैं। सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया गया। जनवरी 2016 वापसी के वक्त एयरपोर्ट पर ऑटो को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 महीने बाद दुनिया ने उसे टीवी पर देखा। वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, हाथ जोड़कर कह रहा था, मैंने मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। लेकिन किम के दरबार में माफी की जगह नहीं होती। उसे 15 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई। 17 महीने बाद जून 2017 में जब उसे अमेरिका वापस भेजा गया तो वो कोमा में था। वो अंधा और बहरा हो चुका था। डॉक्टर्स ने बताया कि उसके दिमाग को भारी नुकसान पहुंचा था, जैसे उसे बेरहमी से पीटा गया हो। अमेरिका पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। एक पोस्टर, सिर्फ एक कागज के टुकड़े के लिए किम जोंग उनकी सरकार ने एक हंसते खेलते नौजवान को जिंदा लाश में बदल दिया। तानाशाही सिर्फ डंडे से नहीं, दिमाग से भी चलती है। किम जोंग उन ये सुनिश्चित करता है कि नॉर्थ कोरिया का हर बच्चा उसे भगवान माने। स्कूल्स में बच्चों के लिए 81 घंटे का स्पेशल कोर्स अनिवार्य किया गया है
और ये कोई साइंस या मैथ्स का कोर्स नहीं है। इसमें सिर्फ किम जोंग उन की बहादुरी के झूठे किस्से रटाए जाते हैं। बच्चों को पढ़ाया जाता है कि किम ने 3 साल की उम्र में कार चला ली थी, 9 साल की उम्र में नाव की रेस जीत ली थी और वो एक महान संगीतकार है। इस ब्रेन वॉशिंग का असर इतना गहरा है कि जनवरी 2020 में एक दिल दहला देने वाली रिपोर्ट सामने आई थी। एक घर में आग लगने पर एक मां ने अपनी ममता दिखाई और आग से अपने 2 बच्चों को बचा लिया। लेकिन इस चक्कर में दीवार पर लगी किम परिवार की तस्वीर जल गई। अब होना तो यह चाहिए था कि उस मां की तारीफ होती कि अपने बच्चों को बचाया, लेकिन हुआ इसका उल्टा। नॉर्थ कोरिया की सरकार ने उस मां पर मुकदमा चला दिया। उस पर आरोप लगा कि उसने जिंदा भगवान की तस्वीरों को जलने दिया। वहां कानून है कि अगर आग लगे तो पहले तस्वीरें बचानी है, फिर इंसान। सोचिए, जिस देश में अपने बच्चों की जान बचाना भी गुनाह हो, वो मानसिक गुलामी की किस हद तक पहुंच चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सब लोग इस झूठी कहानियों पर यकीन करते हैं जो उनको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है? जवाब मिला 13 नवंबर 2017 को। दुनिया की सबसे खतरनाक सीमा पैनमुनजोंग पर एक जीप पूरी रफ्तार से साउथ कोरिया की तरफ दौड़ रही थी। इसे चला रहा था एक 24 साल का नॉर्थ कोरियन सैनिक ओ चोंग सोंग, जो कि अपनी ही सरकार से भाग रहा था। उसकी जीप एक गड्ढे में फंस गई। वो कूदा और तेजी से भागा। पीछे उसके साथी सैनिकों ने उस पर 40 राउंड फायर किए। 5 गोलियां उसे लगी। वो खून से लथपथ होकर साउथ कोरिया की सीमा में गिर गया। जब साउथ कोरियन डॉक्टर ने उसकी सर्जरी की तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने दुनिया को हिला दिया। उस एलीट सैनिक की आंतों में 10 इंच लंबे पैरासाइट्स रेंग रहे थे। यह घटना किम के शक्तिशाली देश के गाल पर तमाचा थी। यानी कि अगर सेना के सबसे खास जवानों का पेट कीड़ों से भरा है तो आम जनता तो किस नरक में जी रही होगी। लेकिन इस गरीबी के बीच एक वर्ग ऐसा भी है जो अमीर हो रहा है। इसे कहते हैं डोंजू, यानी कि पैसों के मालिक। जब 90 के दशक में सरकारी राशन सिस्टम फेल हो गया तो ब्लैक मार्केट का जन्म हुआ। ये डोंजू वही लोग हैं जो चाइना से तस्करी करके सामान लाते हैं, प्योंगयांग में अपार्टमेंट्स खरीदते हैं और किम को खुश रखने के लिए उसे लेक्सस और मर्सिडीज गिफ्ट करते हैं। आज प्योंगयांग में जो गगनचुंबी इमारतें दिखती हैं वो इन्हीं के काले धन से बनी हैं। और खुद किम जोंग उन, वो तो सैनिकों के पेट के कीड़ों से बेखबर अपनी एक अलग फैंटेसी दुनिया में जीता है और इस फैंटेसी दुनिया का केंद्र है वोनसान। ये पूर्वी तट पर बसा किम का एक प्राइवेट रिसोर्ट है। किम के दोस्त और पूर्व NBA स्टार डेनिस रोडमैन ने बताया कि किम की जिंदगी किसी 7 स्टार पार्टी जैसी है, जहां दुनिया की सबसे महंगी शराब पानी की तरह बहती है। उसने यहाँ एक विशाल टूरिस्ट जोन बनाया हुआ है जो ज्यादातर समय वीरान पड़ा रहता है, एक भूतिया डिज्नीलैंड की तरह। लोहे की दीवारों में सेंध लगाने की कोशिश की थी किम डोंग चुल ने। वो एक कोरियन अमेरिकन थे जो नॉर्थ कोरिया के रेजन इकोनॉमिक जोन में होटल चलाते थे। CIA और साउथ कोरियन एजेंसीज ने उन्हें एक मिशन दिया, न्यूक्लियर सीक्रेट्स को बाहर निकालना। ये किसी फिल्म जैसा था। डोंग चुल को एक कलाई घड़ी दी गई जिसमें कैमरा था और एक पेन जो आवाज रिकॉर्ड कर सकता था। 4 साल तक उन्होंने सेना के राज चुराए, लेकिन अक्टूबर 2015 में एक USB स्टिक का आदान प्रदान करते वक्त वो रंगे हाथों पकड़े गए। उन्हें 10 साल की सजा हुई। हालांकि बाद में डिप्लोमेसी के तहत उन्हें छोड़ दिया गया। 2017 द रॉकेट मैन। जासूसी के डर के बावजूद किम नहीं रुका। 2017 में उसने हॉसोंग 15 जैसी मिसाइल दागी जो अमेरिका तक मार सकती थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उसे लिटिल रॉकेट मैन कहा और फायर एंड फ्यूरी की धमकी दी। 2018 दोस्ती का नाटक। लेकिन फिर किम ने पासा पलट दिया। उसने डिप्लोमेसी का रास्ता चुना। सिंगापुर समिट हिस्ट्री में पहली बार एक अमेरिकन प्रेसिडेंट और नॉर्थ कोरियन तानाशाह ने हाथ मिलाया। किम मुस्कुराया, ट्रंप के साथ चला। लेकिन ये ब्रोमांस ज्यादा दिन नहीं चला। फरवरी 2019 में हनोई में जब किम ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आर्थिक प्रतिबंध हटाने की मांग की और बदले में अपने न्यूक्लियर हथियार को पूरी तरह से छोड़ने से मना कर दिया, तो ट्रंप बैठक छोड़कर चले गए और किम खाली हाथ लौटा। और ये उसके ईगो पर बहुत बड़ी चोट थी। कहा जाता है कि इस विफलता के बाद उसने अपने कई वार्ताकारों को मरवा दिया।
किम जोंग उनकी जिंदगी किसी नॉवेल से कम नहीं है। उसकी सुरक्षा को लेकर उसका पागलपन चरम पे है। जब भी वो चाइना या रसिया जाते हैं तो हवाई जहाज के बजाय अपने खास बुलेट प्रूफ ट्रेन तायांगहो का इस्तेमाल करते हैं। ये परंपरा उनके पिता और दादा ने शुरू की थी, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगे हुए हैं और अंदर 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। अब वक्त है उस सवाल का जवाब जानने का जिससे हमने इस कहानी की शुरुआत की थी कि आखिर वो परछाई कौन है। पिछले कुछ सालों में किम के बगल में एक नया चेहरा उभरा, उनकी छोटी बहन किम यो जोंग। लेकिन वो अचानक से सत्ता में नहीं आई। शुरुआत में वो सिर्फ पर्दे के पीछे रहकर भाई की इमेज बिल्डिंग करती थी। दुनिया ने उनका पहला बड़ा कदम तब देखा जब 2018 में वो विंटर ओलंपिक्स के लिए साउथ कोरिया गई। वहां एक पीस मैसेंजर बनकर मुस्कुराती हुई दिखाई देती थी, लेकिन वो मुस्कुराहट बस एक छलावा थी। जल्द ही उनका रोल बदल गया। जहां किम जोंग उन अब खुद को कभी कभी नरम दिखाने की कोशिश करते हैं, बच्चों के सर पे हाथ फेरते हैं, वहीं उनकी बहन किम यो जोंग की जुबान से आग बरसती है। वो आज नॉर्थ कोरिया की बैड कॉप हैं और इसका सबसे खौफनाक सबूत जून 2020 में मिला, जब उन्होंने साउथ कोरिया को धमकी दी और उसके कुछ ही दिनों बाद उन्हीं के आदेश पर कैसोंग में बने इंटर कोरियन लेसन ऑफिस को बॉम्ब से उड़ा दिया गया। एनालिस्ट मानते हैं कि वो सिर्फ बहन नहीं बल्कि किम के दिमाग की परछाई है। अगर आज किम को कुछ हुआ तो नॉर्थ कोरिया की अगली कमान इसी महिला के खूनी हाथों में होगी। आज नॉर्थ कोरिया एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ किम जोंग उन के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब्स का जखीरा है, 3000 टन की सबमरीन्स हैं और दुनिया को तबाह करने की धमकी है। तो दूसरी तरफ उसकी अपनी जनता है जो अंधेरे में जी रही है, जिनके पेट में कीड़े हैं और जिनके दिमाग में डर भरा गया है। नॉर्थ कोरिया के दरवाजे कब खुलेंगे? क्या कभी वहां की जनता आजादी की सुबह देख पाएगी, या फिर किम का वंश या अंधेरा यूं ही कायम रहेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।